अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 5 कलेक्शंस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावल 5 कलेक्शंस की ट्यूटोरियल सीरीज़ का 8वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 8 था। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लेटर आर और एस से स्टार्ट होने वाले जो कलेक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जहां पर ज़रूरत पड़ी वहां पर मैं आपको उसकी एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे, तो आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे सामने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी लारावल 5.6 की डॉक्यूमेंटेशन, और हम कलेक्शंस में अवेलेबल मेथड्स पर हैं। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, जो आर से पहला स्टार्ट होने वाला कलेक्शन है वो है रैंडम कलेक्शन मेथड। तो दोस्तों, रैंडम मेथड क्या करता है, ये किसी भी कलेक्शंस को रेंडमली कोई भी एक नंबर या कोई एक वैल्यू रेंडमली आप एक कलेक्शन में से जनरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है। अगर आपके पास कोई रेंडमली आप किसी जगह पे कोई चीज़, किसी एरे में से कोई कोड, कोई नंबर, कोई आप अल्फ़ाबेट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप इस मेथड की मदद से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये रैंडम मेथड सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पर इम्प्लीमेंट होता है, एरेज पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। और इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक विद पैरामीटर और एक विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर जब आप इसको कॉल करते हैं, यहाँ पर आप जैसे आपने लिखा है कि कलेक्शन हमने क्रिएट की है 5 डिजिट्स की, तो जब मैं लिखूंगा कलेक्शन रैंडम, तो ये इनमें से किसी एक नंबर को भी उठा के मुझे रैंडमली डिस्प्ले कर देगा। मैं इसकी आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फेवरेट टेक्स्ट एडिटर में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको डंप करूँगा और इसको मैं सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर इसको मैं रीलोड करूँगा पेज को। तो यहाँ पर आप देखें 1 आया, मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर अब 2 आया, मैं दोबारा रीलोड करता हूँ तो 5। मतलब इस तरह वो रेंडमली उस नंबर, किसी भी नंबर को वहाँ से उस एरेज, उस कलेक्शंस में से उठा के यहाँ पर आपको डिस्प्ले कर देगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये ठीक रहेगा। 400 मैंने जूम कर लिया। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि वो हर दफ़ा डिफरेंट नंबर आए, कभी कभी वही नंबर दोबारा भी रिपीट हो जाता है। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो है कि सपोज़ आप मल्टीपल नंबर्स जनरेट, मतलब 2 या 3 या 4 नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं रेंडमली। सपोज़ मेरे पास कलेक्शन 5 नंबर्स की है, तो मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि 3 नंबर वो मुझे शो करे रेंडमली। तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं पेज को रीलोड करूँगा, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे 1 4 5 का उसने एरे बना के मुझे दे दिया, आइटम्स की कलेक्शन दे दी 1 4 5 फ्रॉम दिस रेंडम एरे। तो ये मैं इसको थोड़ा सा इस साइड पे कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे, ताकि ये इस तरीके से नज़र आए। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं पैरेलल दोनों को, कि यहाँ पर मैंने डंप किया 3 के साथ, तो इसको मैं जितनी दफ़ा भी रीलोड करूँगा, इसने 1 4 5 दिया था, अब 2 4 5 दे दिया। अगर मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ तो ये यहाँ पर कोई से भी 2 नंबर शो कर देगा। तीसरी चीज़ जो इसमें, आपने एक तो नंबर दे सकते हैं, आप कोई भी पैरामीटर दे सकते हैं, कितने नंबर कलेक्शन में से जनरेट करने हैं। दूसरा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके पास जितनी लेंथ है कलेक्शन की उससे ज़्यादा का नंबर देंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको फिर एरर आने का डर रहता है, बल्कि इनवैलिड आर्गूमेंट का एरर आएगा। सपोज़ मेरे पास यहाँ पर 5 नंबर है, मैं ये कहता हूँ कि भाई 6 नंबर जनरेट करके दो मुझे, मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ, सेव करूँगा। तो जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक एरर आया, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन का। ये एरर आएगा अगर आप इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप रैंडम मेथड को यूज़ करें
तो वो जो लेंथ अगर आप दे रहे हैं उसको, कितने नंबर ऑफ आपको आइटम्स चाहिए, तो वो लेस देन हो या इक्वल टू कलेक्शन हो। तो ये इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो ये है हमारे पास रैंडम का मेथड जो कलेक्शन पर हम अप्लाई करके रैंडमली नंबर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है वो है आर में सीरीज़ में आते हैं हम। तो ये है हमारे पास रैंडम, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारा रिड्यूस का। अब रिड्यूस नंबर क्या करता है कि ये हमारा जो है कलेक्शन, कंप्लीट कलेक्शन को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। सपोज़ मैं यहाँ पर एक यही कलेक्शन लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डंप कलेक्शन रिड्यूस। तो यहाँ पर मैं इसको लिख के सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक एरर आएगा कि फटल थ्रोएबल एरर। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर हमें इसको किसी नेम वेरिएबल को असाइन करना है, प्लस हमें यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन भी पास करना है या एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं नम एक वेरिएबल, और यहाँ पर हम लिखेंगे कलेक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूस और फिर लिखेंगे फंक्शन। और इस फंक्शन को रिड्यूस लिखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर हैं, एक जो एक्चुअल आइटम है कलेक्शन का, और पहला जो होगा वो कैरी होगा। कैरी को आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नल होगा। जब आप कोई वैल्यू इसको नहीं देंगे तो ये वैल्यू नल होगी। तो अब मैं सिंपली लिखता हूँ रिटर्न कैरी प्लस आइटम। अब ये क्या करेगा, कैरी में जो भी वैल्यू है उसको प्लस करेगा आइटम में, और फिर उसको नम में सेव करता जाएगा जब तक ये आइट्रेशन सारी कंप्लीट नहीं होती। तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये मैंने यहाँ पर एक्चुअली इसको ऐसे लिखना था, और इसको यहाँ से उठा के मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। फिर अब मैं डंप कर सकता हूँ नम को। तो दोस्तों अब ये क्या करेगा, पहले इसमें वैल्यू नल थी तो इसकी वैल्यू आइटम में 1, तो 1 प्लस नल 1 रखेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू में 1 हो जाएगा, कैरी में 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 15 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर वो फिर वही अनएक्सपेक्टेड डंप सॉरी, यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 50 आंसर हमारे पास 15 जो है वो आंसर आ रहा है। तो इसको एक दफ़ा मैं वो फिर चेक कर लूँ कि शायद ये इसी वजह से तो पहला एरर नहीं आया था जब हमने मेथड इसको पास नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं डंप लिखता हूँ और यहाँ पर इसको मैं रिड्यूस इस तरीके से करता हूँ डंप, और इसको रीलोड करता हूँ। तो ये फैटल थ्रोएबल एरर आएगा, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन है रिड्यूस, मतलब टू फ्यू आर्गूमेंट पास हुए हैं। तो ये है हमारे पास रिड्यूस का मेथड, और इसकी मदद से हम जो है वो कलेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस या ग्रेटर इक्वलिटी चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह रिड्यूस है हमारे पास। और फिर रिड्यूस के बाद हमारे पास यहाँ पर अच्छा एक और भी चीज़ है कि हम उसको नंबर ऑफ़ यहाँ पर एक वैल्यू भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू जो कैरी है उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। और इसके अलावा यू मे स्पेसिफाई इट्स इनिशियल वैल्यू प्रेसिंग ए सेकंड आर्गूमेंट। तो यहाँ पर उसका सेकंड आर्गूमेंट, सपोज मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा आपको दोबारा दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको मूव करते हैं फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आइटम आएगा और यहाँ पर नम आएगा हमारे पास इज इक्वल टू कलेक्शन, और यहाँ पर एज अ सेकंड आर्गूमेंट यहाँ पर मैं कॉमा दे के इसको इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 5। तो अब ये जो हमारा आंसर आएगा रिटर्न कैरी प्लस आइटम का, ये आएगा 20 आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड कर डंप कर लेते हैं, पहले डंप नम, सेव किया, रीलोड किया इसको। तो अब आप देख सकते हैं 20 हमारे पास आंसर आया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूस के बाद हमारे पास है रिजेक्ट। अब रिजेक्ट वैल्यू क्या करता है कि ये बेसिकली हमारी ट्रू होने की सूरत में उस वैल्यू को, करंट वैल्यू जो भी उसको पास होती है एनोनिमस फंक्शन, इसमें भी हम एनोनिमस फंक्शन देंगे तो उस वैल्यू को वो रिजेक्ट कर देगा।
तो यहाँ पर मैं इसको और इसके इसमें भी ये न्यू कलेक्शन क्रिएट करेगा। तो जब भी एनोनिमस फंक्शन हम पास करते हैं हमें न्यू कलेक्शन वहाँ से मिलती है, हमारी जो एक्चुअल कलेक्शन होती है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो इसको रिजेक्ट लिखेंगे और यहाँ पर हम पास करेंगे फंक्शन, और इसमें हम पास करेंगे 2 पैरामीटर वैल्यू प्लस हमारे पास दूसरी वैल्यू है उसकी की। तो वैल्यू और की हम यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं पास करूँगा और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा वैल्यू ग्रेटर देन 2। अब वो क्या करेगा, ऐसी वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 2 है उनको रिजेक्ट कर देगा कलेक्शन में से और नम में बाकी वैल्यूज़ को सेव कर देगा। तो अगर मैं डंप करूँगा नम को और इसको यहाँ पर मैं प्रीव्यू करूँगा, तो आप देखिएगा कि हमारे पास सिर्फ 1 और 2 वैल्यू, क्योंकि ये दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 2 नहीं है। अगर मैं लेस देन 2 कर दूंगा तो सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास आएगी जो कि 1 है। इसको सेव किया तो ये देख सकते हैं उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, बाकी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। तो उसने 3 अगर हम यहाँ पर देंगे लेस देन 3 तो 2 और 1 को रिजेक्ट कर देगा, बाकी 3 और 4 5 को शो कर देगा। ये काम है हमारे पास रिजेक्ट के मेथड का। तो इस तरीके से हम रिजेक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो रिजेक्ट मेथड के बाद है हमारे पास रिवर्स। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें आप जो भी कलेक्शन आप देंगे ये उसको रिवर्स करके हमें शो कर देगा। मतलब उसकी वैल्यूज़ को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देंगे तो उसको वो मतलब जो लास्ट कलेक्शन होगी उसको फर्स्ट और जो फर्स्ट होगी उसको लास्ट में ऑर्डर में डिस्प्ले कर देगा। तो सपोज ये हमारे पास 1 2 3 4 5 है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डंप। इसके लिए हमें कोई जो है पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं कलेक्शन रिवर्स का मेथड इसको पास करता हूँ सिंपली यहाँ पर ऐसे। और जब इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर आप देखते हैं 5 4 3 2 1, मतलब उसने 5 4 3 2 1 इस तरीके से इसको सेव कर दिया है डेटाबेस के अंदर। लेकिन इसमें जो चीज़ ध्यान में रखने वाली वो ये है, ये इसको कीज़ को भी उसी तरीके से फॉर्मेट कर देता है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। मतलब ये नहीं होगा कि 5 की की अब 0 हो जाएगी, 4 की 1, बल्कि ये उनकी कीज़ को भी साथ ही चेंज कर देता है, मतलब सेम रखता है कीज़ को भी। तो जो जब रिवर्स करता है तो कीज़ भी की वैल्यू चेंज नहीं होती, कीज़ की भी वैल्यू वही रहती हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाऊँ तो सपोज़ मैं लिखता हूँ फॉर i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन 5 या 6, 5 रखते हैं, लेस देन 6 i प्लस प्लस। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ एको कलेक्शन इनटू i, तो ये हमें यहाँ पर अनडिफाइंड ऑफसेट दे रहा है 5, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑफसेट 5 बेसिकली यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, 0 से 5 तक है। तो यहाँ पर मैं इसको 5 कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 देखें उसने जो डिस्प्ले किया हमें वो उसने हमें कलेक्शन को इस तरीके से किया। और जब हम इसको करेंगे क्या कहते हैं रिवर्स, तो रिवर्स करने की सूरत में वो इसको 5 4 3 2 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पर एक न्यू कलेक्शन ले लेता हूँ, नम इज़ इक्वल टू कलेक्शन रिवर्स, राइट। अब मैं यहाँ पर इस नम को डिस्प्ले करता हूँ। तो इसको जब मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा तो देखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 हमारे पास आ रहा है, क्योंकि 0 पे रिवर्स होने के बाद भी जो 0 पर है, मैं यहाँ पर आपको डंप करके दिखा देता हूँ नम। तो रिवर्स करने के बाद भी जो हमारे पास एरे 0 है वो 1 ही है, 1 पे 2 है और 2 पे 3 है। तो इस तरीके से अब आप सोच रहे होंगे कि इसको डिस्प्ले कैसे करवाया जाए। तो इसको डिस्प्ले करवाने का दूसरा फॉर ईच हम नम एज एन इको एन कर सकते हैं इस तरीके से। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो अब हमारे पास 5 4 3 2 1 जो है वो सही तरीके से डिस्प्ले होगा रिवर्स के बाद। तो यहाँ पर फॉर ईच लूप हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो ये है हमारे पास रिवर्स का मेथड। रिवर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सर्च का। तो सर्च का मेथड जो क्या करता है, हमें जो बताता है कि वैल्यू क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो हमें उसकी लोकेशन भी बताता है। तो यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ डंप कलेक्शन सर्च इनटू, और मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है। 3 लिख के मैंने सेव किया और यहाँ पर रीलोड किया
तो यहाँ पर उसने मुझे बताया कि जो 3 की वैल्यू है वो 2 इंडेक्स पे है, 0, 1 और 2 इंडेक्स पे, मतलब वो मौजूद है। अब जो सिंपल सर्च का मेथड है वो लूजली सर्च करता है, मतलब उसके लिए 3, ये अगर 3 हो और या सिंपल एरे का 3 हो, ये भी 3 हो, वो उसके लिए दोनों ही सेम है। तो मैं इसको अगर रीलोड करूँगा तो अब देखिएगा कि इसने फिर 2 बताया, हालांकि हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सेकंड पैरामीटर एज अ पैरामीटर ट्रू दे देता हूँ, तो अब आप देखिए उसने 0, 3 इंडेक्स वाला हमें बताया कि ये 3 है जो फाइंड हुआ है। इस 3 को उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये अब स्ट्रिंग है, और जो सर्च विदाउट ट्रू है वो लूजली सर्च करता है, वो कंपैरिजन सिर्फ वैल्यूज़ को करता है, उनकी टाइप को चेक नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने जब इसको, अब अगर मैं इस तरीके से इसको दूंगा तो डेफिनेटली अब वो जो फर्स्ट 3 है उसको शो करेगा, 2 वाले इंडेक्स को। बेशक उससे पहले अगर कोई भी ये 3 मौजूद है तो वो उसको एक्सेस नहीं करेगा, बल्कि इसकी कंडीशन वैल्यू को वो शो करेगा। तो ये है हमारे पास सर्च का मेथड। इस तरीके से हम कलेक्शंस में से कोई भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं और ट्रू पास करके हम उसकी डाटा टाइप के साथ उसको सर्च कर सकते हैं। सर्च के बाद नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट का मेथड। शिफ्ट का मेथड बेसिकली ओरिजिनल जो कलेक्शन होती है उस पर इफ़ेक्ट करता है। वो करता क्या है बेसिकली, कलेक्शन में अगर हमारे पास सपोज ये कलेक्शन है और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डंप कलेक्शन, और यहाँ पर मैं इससे ऊपर लिखता हूँ कलेक्शन शिफ्ट। शिफ्ट का मेथड मैंने कॉल किया कलेक्शन शिफ्ट पे, और फिर मैंने डंप कर लिया कलेक्शन को। अब ये जो मेथड है ये क्या करता है, जो पहली वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है, शिफ्ट कर देता है। तो ज़ाहिर बात है ये 0 से -1 में चली जाएगी, तो यहाँ से वो इंडेक्स एरे से रिमूव हो जाएगी और बाकी इस वैल्यूज़ को वो उस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3, 3, 3, 4, 5, उसने इस 1 वाले इंडेक्स को, जो 1 है, ये इसको रिमूव कर दिया, शिफ्ट कर दिया एक स्टेप पीछे, और इस एरे में से उसको आउट कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो वैल्यूज़ को शिफ्ट कर सकते हैं यूजिंग शिफ्ट मेथड। और ये जो शिफ्ट मेथड है ये जो ओरिजिनल कलेक्शन होता है उस पर इफ़ेक्ट करता है, ये न्यू कलेक्शन क्रिएट नहीं करता। ये जहन में रखना है आपने कि इसको यूज़ करने के बाद जो ओरिजिनल कलेक्शन है उस पर चेंजेस आ जाती हैं। तो शिफ्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है शफल का। शफल जो है वो न्यू कलेक्शन क्रिएट करता है, अपनी जो भी हम कलेक्शन को शिफ्ट करते हैं, शफल करते हैं, और एक नई कलेक्शन रेंडमली वो क्रिएट कर देता है। चलिए इसकी भी एग्जांपल देख रखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये समझ लें 1 से 5 तक हमारे पास एक कलेक्शन है, और यहाँ पर मैं शफल का मेथड कॉल करता हूँ और एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करता हूँ कॉल के नाम से, और इसको मैं डंप कर देता हूँ। सेव करूँगा और यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ 2, 4, 5, 1, 3 डिस्प्ले हुई। फिर दोबारा रीलोड किया तो हमारी जो 2, 5, 4, 3, 2, 4, 5, 3, 1 हो गई। और इसी तरीके से ये 1, 4, मतलब ये हर दफ़ा शफल होंगी। प्लस चूँकि ये एक नई कलेक्शन क्रिएट करता है तो जो नई कलेक्शन बनेगी वो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी। तो ये फ़र्क है, मतलब जो कलेक्शंस ऐसी हैं हमारे पास कलेक्शन मेथड जो ओरिजिनल कलेक्शन पर इफेक्ट करते हैं, और कुछ जो होते हैं मेथड वो हमें न्यू कलेक्शन क्रिएट करके देते हैं। और जो न्यू कलेक्शन क्रिएट करके देते हैं वो डेफिनेटली 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है स्लाइस का। स्लाइस का मेथड समवट आप कह सकते हैं कि शिफ्ट की तरह काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि हम इसमें नंबर ऑफ़ कीज़ दे सकते हैं कि कितने लेंथ जो है वो स्लाइस करे। तो ये सिर्फ फ़र्क है, जबकि शिफ्ट में वो पहला नंबर जो भी होगा उसको शिफ्ट करेगा, जबकि स्लाइस में हम उसको नंबर दे सकते हैं, प्लस ये एक नई कलेक्शन क्रिएट करता है। तो सपोज़ मैं कहता हूँ स्लाइस 2 और फिर मैं डंप कर लेता हूँ कॉलम को। तो देखिएगा दोस्तों कि हमारे पास ये क्या रिटर्न करता है। तो स्लाइस 2 की है उसने, और 3 नंबर 3, 4, 5 मतलब 1 और 2 को उसने स्लाइस कर दिया, रिमूव कर दिया, और 3, 4, 5 हमें रिटर्न कर दिया। अगर यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ तो इसे सिर्फ और 4, 5 हमें रिटर्न करेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें 4, 5 रिटर्न किया। तो इस तरीके से हम नंबर्स को स्लाइस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स, मतलब जो कलेक्शन में स्टार्टिंग के जितने भी नंबर हैं हम उनको स्लाइस कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइस के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स भी दे सकते हैं इसमें, जिसमें हम लिमिट भी उसको दे सकते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ 2, 1, तो वो क्या करेगा कि जो 2 से लेकर उसने सिर्फ एक एलिमेंट को स्लाइस करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ
और रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने सिर्फ और सिर्फ हमें 3 रिटर्न किया है। और अगर मैं यहाँ पर 2,2 दे देता हूँ तो ये 2 वैल्यूज़ हमें रिटर्न करेगा 2 से स्टार्ट करके, तो 3 4, तो उसने पहले 2 को ख़त्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 1 दे देता हूँ तो वो उसकी हमें 2 ही वैल्यू रिटर्न करेगा लेकिन 2 3। लेकिन इसमें आपने जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि सपोज़ मैं यहाँ पर 4 दे देता हूँ और आगे मैंने 2 दिया, तो इसमें इंडेक्स में हमारे पास अब लिमिट जो है वो 5 एलिमेंट्स की और ये 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं, तो इसलिए उसने यहाँ पर एक ही रिटर्न किया। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है यहाँ पर स्लाइस में। और अगर यहाँ पर मैं 3 दे देता हूँ सपोज़, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो भी वो हमें एक ही रिटर्न करेगा। तो ये है हमारे पास स्लाइस का मेथड और ये काम करता है स्लाइस। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड्स हैं वो बहुत ही इजी हैं, आसान है और आई एम श्योर आपको उनको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर देने की बजाय आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या करते हैं, ताकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इससे हमारे पास नेक्स्ट मेथड है स्लाइस के बाद सॉर्ट का मेथड। तो सॉर्ट मेथड क्या करता है, सिंपली कलेक्शंस को एक ऑर्डर में सॉर्ट करता है। इसमें हमारे पास 2 किस्म के सॉर्ट हैं, एक सॉर्ट और एक सॉर्ट बाय और एक सॉर्ट बाय DSC है। 3 बल्कि 3 है, सॉर्ट बाय और सॉर्ट बाय डिसेंडिंग। तो सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट बेसिकली ऐसी कलेक्शंस पर काम करता है जो इंडेक्स वाली कलेक्शंस हैं। जैसे ये हमारे पास एक इंडेक्स कलेक्शन है जिसमें हमारे पास कीज़ जो हैं वो भी इंडेक्स्ड में हैं। तो यहाँ पर वो देख सकते हैं हमने रेंडमली नंबर उसको दिए हैं और उसने हमें जो रिटर्न किया है वो 1 2 3 4 5 इनको सॉर्ट करके वैल्यू हमें रिटर्न कर दी है। तो इसके अलावा अगर हम सॉर्ट बाय देते हैं तो उसमें हम किसी भी एक, हमारे पास अगर कलेक्शन है विद की वैल्यू पेयर, तो हम किसी भी वैल्यू को देकर उसकी बेस पर उस रिकॉर्ड को सॉर्ट बाय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं जब हम डाटा टेबल्स शो करते हैं स्क्रीन पर और उसमें हमने कॉलम्स को क्लिक करते हैं तो उसकी बेस पर वो डाटा सॉर्ट होता है। तो उसके लिए जो बेस्ट हमारे पास है वो सॉर्ट बाय मेथड है। उसमें हम की पास कर देते हैं जो भी उस फील्ड की होती है और वो उसकी की बेस पे रिकॉर्ड को सर्च करके दोबारा अपडेट कर देता है। तो इस तरीके से हम सॉर्ट बाय यूज़ कर सकते हैं। फिर है सॉर्ट बाय डिसेंडिंग। सॉर्ट बाय डिसेंडिंग क्या करता है कि वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। मतलब अगर हमने जो की दी है, दिस मेथड हैज द सेम सिग्नेचर एज द सॉर्ट बाय मेथड बट विल सॉर्ट द कलेक्शन इन द अपोजिट ऑर्डर। पहला जो है सॉर्ट बाय वो असेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा और जो दूसरा सॉर्ट बाय DESC है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सॉर्ट का मेथड है कीज़, सॉर्ट कीज़। सॉर्ट कीज़ क्या करता है, बेसिकली कीज़ को रीड करेगा जो भी कलेक्शंस की कीज़ हैं और उनकी बेस पर रिकॉर्ड को सॉर्ट करेगा। और ये सॉर्ट कीज़ बेस्ट यूजेबल है की वैल्यू पेयर्स के साथ, या आप कह सकते हैं एसोसिएटिव एरे के साथ इसकी यूज़फुल है। अदरवाइज़ अगर हम इंडेक्स एरे की बात करें तो वो तो ऑलरेडी 0 से स्टार्ट होता है, तो वो तो सॉर्टेड होता है ऑलरेडी। वो जो मर्जी आप ऑर्डर दे लें उसमें नंबर्स जो वैल्यूज़ हैं वो जिस ऑर्डर में भी आप दे लें वो 0 से ही स्टार्ट होंगी। तो उस सूरत में हम यहाँ पर सॉर्ट कीज़ की मदद से सिर्फ एसोसिएटिव एरे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका काम यही है। फिर इसके बाद सॉर्ट कीज़ डिसेंडिंग, तो ये भी बेसिकली काम क्या करता है, सॉर्ट करता है कीज़ की बेस पे लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। नॉर्मली अगर हमने आई से दिया है तो आई से फिर नेक्स्ट स्टार्ट होने वाली कीज़ जो हैं वो उसको सॉर्ट करेगा। सपोज़ हमने यहाँ पर अगर कीज़ दी है ID, यहाँ पर सॉर्ट कीज़ दी हैं तो उसने I, F और L की बेस पर इन ID फर्स्ट और लास्ट की बेस पर उनको सॉर्ट करेगा इन असेंडिंग ऑर्डर। और जब इसी पर मैं ऑर्डर करूँगा सॉर्ट कीज़ डिसेंडिंग, तो ये पहले इनको अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट ID और लास्ट शो कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम लास्ट ID और फर्स्ट में शो करेगा वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास सॉर्ट्स के कुछ मेथड्स। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम स्प्लाइस की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द स्प्लाइस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न द स्लाइस ऑफ आइटम स्टार्टिंग एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इनको जिस तरह हमने स्लाइस किया था, आपको याद होगा पीछे हमने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइस का मेथड यूज़ किया था ये वाला। तो स्लाइस मेथड क्या करता है, उन नंबर्स ऑफ एरेज को रिमूव कर देता है जो हम देते हैं और उससे नेक्स्ट वाली जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमें रिटर्न कर देता है। तो सेम इसी तरीके से स्प्लाइस भी काम करता है। स्प्लाइस मेथड रिमूव्स एंड रिटर्न द स्लाइस ऑफ आइटम्स नंबर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो यहाँ पर मैंने 2 दिया तो उसने 2 को स्प्लाइस कर दिया और 3 4 5 को यहाँ पर उसने शो कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि स्प्लाइस जो है वो ओरिजिनल जो कलेक्शन है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हमने चंक बना लिया है एक अलग से, तो जो ओरिजिनल कलेक्शन है उसमें से वो रिमेनिंग मतलब जो 2 हमने नंबर दिए हैं स्प्लाइस में
वो ओरिजिनल कलेक्शन में मौजूद रहेंगे और बाकी जो है वो उसको हम नेक्स्ट एरे में मूव कर सकते हैं न्यू कलेक्शन में। जबकि स्लाइस में वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। स्लाइस में हमारे पास जो सिंपली यहाँ पर ऑल करेंगे तो वो उन वैल्यूज़ को रिटर्न करेगा, और जब कलेक्शन को हम करेंगे तो कलेक्शन में हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ होंगी। मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्लाइस का, तो चलिए मैं इसको स्लाइस और स्प्लाइस को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्लाइस करता हूँ 2 और फिर इसके बाद मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर स्प्लाइस कर देता हूँ इस तरीके से। उसको कॉल 1 कह देता हूँ, इसको कॉल 2 और कॉल 2 को हम डंप कर लेते हैं। तो फ़र्क देखिएगा क्या आता है फ़र्क। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर 2 एरेज आ गए, इसमें भी 3 4 5, इसमें भी 3 4 5। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पर डंप करता हूँ कलेक्शन को बिफोर स्प्लाइस, फिर मैं इसको डंप करता हूँ आफ्टर स्प्लाइस, तो अब फ़र्क देखिएगा क्या फ़र्क है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर आई थिंक मैंने कलेक्शन के स्पेलिंग गलत दिख रही है, नहीं ठीक है, हाँ यहाँ पर कलेक्शन की गलत है और ये मेथड नहीं है, ये हमारे पास इस तरीके से ये किया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देखेंगे पहली जो उसने कलेक्शन हमें शो की है वो है विदाउट स्प्लाइस। तो उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 सारे आ रहे हैं। फिर हमारे पास 3 आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो हमें दे रहा है डंप कलेक्शन के बाद स्लाइस के बाद जो है वो हमें कॉल 1 जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद कॉल 2 में हमारे पास यहाँ पर फिर स्प्लाइस वाली वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंड में हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ डंप कर रहा है ये कलेक्शन। तो इसने स्प्लाइस ने ओरिजिनल कलेक्शन में वो 2 वैल्यूज़ रहने दी और बाकी वैल्यूज़ को उठाकर मूव कर दिया बेसिकली नेक्स्ट कलेक्शन में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइस में और स्प्लाइस में। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि क्या डिफरेंस है, आप इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो स्प्लाइस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है स्प्लिट का। स्प्लिट की मदद से हम जो अपने एरेज होते हैं, जो भी इंडेक्स एरे है या एसोसिएटिव एरे है, उनको फर्दर एरेज में नंबर ऑफ़ एरेज में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं तो हम इनको 2 2 के पेयर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, हम इनको ग्रुप के वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर मैं कलेक्शन और यहाँ पर मेथड मैं कॉल करूँगा स्प्लिट और यहाँ पर मैं 2 पैरामीटर पास कर देता हूँ। और जब मैं डंप करूँगा ग्रुप को तो आप देखिएगा कि हमारे पास 3 एरेज बन चुके होंगे विद 2 2 वैल्यूज़। तो यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी 3 एरेज आ गई हैं और यहाँ पर भी 3। तो इसने हमें जो है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है इस 6 वैल्यूज़ को। तो 3 में एक को और 3 में एक को। तो अगर मैं 3 कहता हूँ कि 3 में स्प्लिट करो तो अब वो 2 2 वाली वैल्यूज़ बनाएगा। तो ये देखें हमारे पास, और इसको ग्रुप को मैं ऑल का मेथड अगर अप्लाई करता हूँ तो हमें वो एरेज शो करेगा कलेक्शन के बगैर। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि एरेज की वैल्यू कलेक्शन पर नहीं अप्लाई कर रहे तो इसलिए वो इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं स्प्लिट को। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है सम का। तो सम मेथड क्या करता है, इज़ इक्वल टू सिंपली जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको सम करके हमें रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा जो भी वैल्यूज़ हैं। तो ये बहुत ही आसान है सम। तो जब हम इसको रन करेंगे तो इन वैल्यूज़ को प्लस करके जो वैल्यू 21 बन रही है वो उसने हमें यहाँ पर शो कर दी। तो ये है हमारे पास सम। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो अबाउट सम, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम टी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आगे हम कितने वैल्यूज़ मेथड्स को और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इस कलेक्शन मेथड को ज़रूर खुद से देखिए और इसको समझिए। काफ़ी इजी और सिंपल इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया गया विद एग्जांपल्स। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।